हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब के चैनल 65 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर मैंने इंडियन पॉलिटी को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की है। तो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड था उसमें हमने इंडियन पॉलिटी का जो इवोल्यूशन है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और उसके बाद में जो प्रियम्बल है और जो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारे देश का जो संविधान बना है उसमें किस किस देश की किन किन चीज़ों को लिया गया है, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम अपना नया एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 2, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में दिया गया है, और जो पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं इसको कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसके अलावा जो पार्ट 3 और पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पार्ट 3 और पार्ट 4 इनको कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनका सबसे पहले फीचर है, उसका सबसे पहले फीचर ये है कि जो हमारे आर्टिकल दिए गए हैं 12 से लेके 35 तक, उसमें जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए एप्लीकेबल हैं, और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो इंडियन सिटीजन के लिए तो एप्लीकेबल हैं ही, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप या कॉरपोरेशन हो गए या कंपनी हो गए उनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ जो इंडियन सिटीजन हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हैं, ना कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। और जो दूसरे फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो ये है कि दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल होनी चाहिए। अब जो वो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो रीजनेबल हैं या नहीं है, इनको कौन डिसाइड करेगा? इनको कोर्ट डिसाइड करेगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका तीसरा फीचर ये है कि सम ऑफ देम आर इन नेगेटिव एंड सम ऑफ देम आर इन पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने जो स्टेट की अथॉरिटेरियन पावर होती है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाई हुई है। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो फोर्थ फीचर है वो ये है दैट दे आर जस्टिशिएबल। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जो पांचवा फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो ये है दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, और जो पार्लियामेंट हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या रीअपील कर सकती है वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसी के थ्रू किया जा सकता है, ना कि जो ऑर्डिनरी एक्ट होते हैं पार्लियामेंट में उनके थ्रू। तो जब 26 जनवरी सन 1950 का जो हमारे देश का संविधान है वो लागू हुआ था, तो उस टाइम जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये 7 राइट्स थे। पहला था इसमें राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा था इसमें राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। और तीसरा था इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में दिया गया है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 31 था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। लेकिन जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में दिया गया था इसको 1978 में डिलीट कर दिया गया था, और अब ये आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 का, जिसमें जो स्टेट है उसको डिफाइन किया गया है कि जो स्टेट है वो क्या होता है। तो स्टेट को डिफाइन किया गया है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव हो गई
उसके अलावा जो लोअर हाउस हो गया पार्लियामेंट का और जो अपर हाउस हो गया ये। दूसरा आता है स्टेट में द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तीसरा आता है गवर्नमेंट में जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे पंचायत हो गई या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए या कोई बोर्ड हो गए। और चौथा आता है स्टेट में जो अदर अथॉरिटीज हो गई, चाहे वो स्टेच्यूटरी हो या नॉन स्टेच्यूटरी, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, या कोई भी अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 13 है, उसमें ये जो जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, इनको एक शील्ड प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी लॉ हैं और वो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के या डेरोगेटरी हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन सब लॉ को वॉइड करार दे दिया जाएगा। और जो आर्टिकल 13 है वो स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। जो स्टेट है वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा, और जो कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, उनको वो पावर देता है जुडिशियल रिव्यू पावर की, कि जितने भी कोई लॉ बनेगा जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के या डेरोगेट, उन सबको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद जो आर्टिकल 14 है उसमें दिया गया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। It says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law। अब इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कोई भी मैन है या इंसान है वो लॉ से ऊपर नहीं है, और ये सारे इंसानों को ज्यूरिस्टिक इक्वलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। लेकिन जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया या स्टेट का कोई गवर्नर हो गया या पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, उसके अलावा जजेस हो गए या फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, जो कुछ इम्यूनिटीज, प्रोटेक्शन एंड स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। और आर्टिकल 14 है, एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट, जिसमें बताया गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि जो लॉ है वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। इट मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। और आर्टिकल 14 है, इसी में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिकली इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी इंसान लॉ से बड़ा नहीं है, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, कोई भी रैंक हो। He will be subject to the jurisdiction of ordinary courts। और जो ये रूल ऑफ लॉ है ये कहता है कि किसी भी इंसान के साथ बुरे तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही क्यों ना हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 15, जो ये बताता है कि किसी भी इंसान के साथ उसके रिलीजन के बेस पर, उसके रेस के बेस पर, उसके कास्ट के बेस पर, कि वो उसके सेक्स के बेस पर कि वो मेल है या फीमेल है, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर किसी भी तरीके के ग्राउंड की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जितनी भी जगह होती हैं, चाहे वो कोई शॉप हो गई, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो गया, या कोई पब्लिक रिजोर्ट हो गया, या कोई ऐसा स्पेस कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है और जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए डेडिकेट किया गया है, तो वहां पर किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 15 है इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि जो गवर्नमेंट है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसके अलावा जो एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उसके अलावा शेड्यूल कास्ट हो गए या शेड्यूल क्लासेस हो गई, इनके एडवांसमेंट के लिए या इनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें एडमिशन देने के लिए जो सरकार है वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन के लिए जो प्रोविजन लाया जाएगा वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, इन इंस्टीट्यूट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स होते हैं या किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सरकार के अंडर आते हैं, वहां पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ,
इनके आधार पर किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 15 है उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ऐसे ही आर्टिकल जो 16 है उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे कोई बैकवर्ड क्लास है और उसका स्टेट सर्विसेज में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। इसके अलावा जो रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, वहां पर सरकार एक शर्त लगा सकती है कि ये जो इंस्टीट्यूट है इनमें एक पार्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का बंदा ही अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद जो आर्टिकल 17 है इसमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जिक्र किया गया है कि जैसे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो कुछ कास्टिस थी, लोअर कास्टिस हो गई, उनके साथ जो अपर कास्टिस के लोग थे वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको अपने साथ बैठाते नहीं थे, और वो उनके साथ खाना नहीं खा सकते थे। तो ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था इसको आर्टिकल 17 में प्रोहिबिट किया गया है, और इसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। और जो आर्टिकल 17 है ये एक एब्सोल्यूट राइट है। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 17 है, जितने भी हम फंडामेंटल राइट्स अभी तक पढ़े हैं या जो अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल 17 ही एक ऐसा राइट है कि जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 18 जो अबोलिशन ऑफ टाइटल से डील करता है। इसमें बताया गया है कि स्टेट के द्वारा कोई भी टाइटल किसी भी इंसान को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इसमें 2 टाइटल की छूट दी गई है, या तो किसी को जो एकेडमिक टाइटल होते हैं जैसे डॉक्टरेट हो गया, या किसी को मिलिट्री टाइटल। ये जो 2 टाइटल हैं एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल अवॉर्ड किए जा सकते हैं। और जो इंडियन सिटीजन है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कोई इंसान है जो फॉरेन सिटीजन है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, तो बगैर प्रेसिडेंट की कंसेंट के वो किसी भी देश से कोई भी टाइटल रिसीव नहीं कर सकता। तो अभी तक जो हमने आर्टिकल पढ़े थे वो पढ़े थे राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। तो जो जितने भी सिटीजन है उनको आर्टिकल 19 6 राइट देता है। तो जो उसमें पहला है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। उसके बाद जो इसमें सेकंड राइट है वो है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो इसका मतलब है कि जो लोग बाग हैं वो कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं बगैर आर्म्स या हथियारों के। उसके बाद जो आर्टिकल 19 है उसमें जो तीसरा राइट दिया गया है वो दिया गया है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कि जो लोग बाग हैं वो कोई यूनियन क्रिएट कर सकते हैं या कोई सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं या कोई एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांसमेंट के लिए। उसके बाद आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। तो कोई भी इंसान इंडिया में किसी भी जगह जा सकता है। उसके बाद आता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, कि कोई भी इंसान कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी अपना घर बसा सकता है। उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी आज़ादी दी है कि वो अगर दिल्ली में रहना चाहे दिल्ली में रह सकता है, हरियाणा में रहना चाहे हरियाणा में रह सकता है। तो उसके रहने के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। और जो आर्टिकल 19 में लास्ट राइट दिया गया है वो ये है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी ट्रेड और एनी ऑक्यूपेशन। मतलब कि इंसान को ये आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी प्रोफेशन या कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है जो लीगल हो। जैसे मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं एक टीचर भी बन सकता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकता हूँ, मैं कोई बिजनेस भी कर सकता हूँ। तो जो आर्टिकल 19 है जो उसमें 6th राइट है वो है हमें आज़ादी देता है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन में इंगेज हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो ऑक्यूपेशन या वो बिजनेस या वो ट्रेड इलीगल ना हो। और जो आर्टिकल 19 में 6 राइट दिए गए हैं ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है, ना कि किसी इंडिविजुअल इंसान के अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है। और सरकार चाहे तो ये जो 6 राइट दिए गए आर्टिकल 19 में इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो लेकिन कोई इंसान ऐसी बात बोलता है कि उसके बोलने की वजह से जो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी है उसको खतरा होता है, या इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई आंच आती है, या जो हमारे फॉरेन स्टेट्स हैं उनके साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वो खराब होते हैं, या जो कोर्ट होती है उनका कोई कंटेम्प्ट करता है,
कोई डिफेमेशन करता है या किसी इंसान को कोई अपराध करने के लिए बोलता है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो स्टेट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। इसका पर्पज होता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन होते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो या कोई लीगल एंटिटी हो, उसको आर्बिट्रेरी या एक्सेसिव पनिशमेंट ना दिया जाए। तो ये जो आर्टिकल 20 है इसमें 3 प्रोविजन है। जो पहला प्रोविजन है वो ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब होता है कि कोई भी लॉ है उसको पीछे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये प्रोविजन है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ना कि सिविल या टैक्सेशन लॉ होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा प्रोविजन है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है और उसको उसकी सजा मिल गई है, तो उसको ना तो उसकी दोबारा सजा मिल सकती है और ना ही उसका दोबारा ट्रायल हो सकता है। और तीसरा ये है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि जो एक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनको स्टेट द्वारा अपने अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है आर्टिकल 21। इस आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बताता है कि किसी भी इंसान को उसकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ के लिए डिप्राइव नहीं किया जा सकता, तब एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और मेनका गांधी का एक केस था, उसमें ये बताया गया था कि जो आर्टिकल 21 है ये सिर्फ आर्बिट्रेरी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जो आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। लेकिन जो राइट टू लाइफ है इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें राइट टू डाई या राइट टू बी किल्ड का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिया हुआ है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन करते हुए जो बहुत से राइट हैं उनको आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया है, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू शेल्टर हो गया, या राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा राइट टू स्पीडी ट्रायल हो गया, या राइट टू प्रिजनर्स हो गया। और भी बहुत सारे राइट हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन करते हुए उन राइट्स को आर्टिकल 21 में के एम्बिट में लाया है। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन है जो आर्टिकल 21 में आता है। इस आर्टिकल 21 में बताया गया है कि जो जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है, स्टेट उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में आता है आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। बेसिकली 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल जो 22 है ये लोगों को पुनिटिव एंड प्रिवेंशन डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। अब जो पुनिटिव डिटेंशन होता है ये एक ऐसा डिटेंशन होता है कि जैसे मान लो किसी इंसान ने क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद उस इंसान का ट्रायल हुआ है और उसको कन्विक्शन हो गया है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलता है उसको पुनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है इसमें किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट ट्रायल और विदाउट कन्विक्शन उसको डिटेन कर लिया जाता है। तो जब किसी भी इंसान को डिटेन कर लिया जाता है तो आर्टिकल 22 में उसके पास 3 राइट्स होते हैं। पहला उसके पास ये राइट होता है कि उसको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको जो डिटेन किया गया है उसके पीछे ग्राउंड क्या है। दूसरा राइट उसके पास ये होता है कि वो अपने मनमर्जी के किसी भी वकील से कंसल्ट कर सकता है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी भी वकील को चूज कर सकता है। और तीसरा राइट ये होता है कि जब किसी इंसान को डिटेन कर लिया गया है उसको विद इन 24 आवर्स जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना होता है। लेकिन जो 24 आवर्स का टाइम होता है इसमें जो जर्नी का टाइम होता है, जैसे मान लो किसी इंसान को डिटेन किया है दिल्ली में और उसको प्रोड्यूस करना है जयपुर में, तो उसका जो ट्रेवल का टाइम है ये ट्रेवल का टाइम उसमें इंक्लूड नहीं होता। अब जो हमने डिटेंशन पढ़े थे 2 तरह के, पुनिटिव डिटेंशन हो गए, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसके अगेंस्ट में कुछ सेफ गार्ड है। अगर किसी इंसान का डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, और जो ये एडवाइजरी बोर्ड बनता है इसमें कंपलसरी होता है कि उसमें एक मेंबर जो हाई कोर्ट का जज होता है वो होगा।
और जो ये डिटेंशन ये 3 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जो ये डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करेगा या कंटिन्यू करेगा, वो तभी करेगा जो एडवाइजरी बोर्ड हम लोगों ने गठित किया है। अगर उस बोर्ड ने ये कंफर्म किया कि इनके अगेंस्ट सफिशिएंट ग्राउंड है इनको डिटेन करने के लिए, तो उनको 3 महीने के बाद तक भी डिटेन किया जा सकता है, वरना उनको रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 23 एंड 24 आता है, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 23 है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो इस आर्टिकल में जो मानव तस्करी होती है, या लोगों से भीख मंगवाई जाती है, या लोगों को फोर्स्ड लेबर में एंगेज किया जाता है, या कोई और सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर है, तो उनको जो आर्टिकल 23 है ये प्रोहिबिट करता है। इसके लिए सरकार ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 इनेक्ट किया हुआ है। मतलब कि कोई इंसान क्राइम को करता है तो उसको इन एक्ट के थ्रू पनिश किया जा सके। लेकिन जो आर्टिकल 23 है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी पब्लिक पर्पज के लिए, जैसे कोई मिलिट्री सर्विस हो गई या कोई सोशल सर्विस हो गई, उसके लिए लोगों को इंगेज कर सकती है। और इन कामों के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो बाध्य नहीं होगी कि लोगों को इसके लिए पे किया जाए। लेकिन जब सरकार इन लोगों को सोशल सर्विसेज के लिए इंगेज करेगी, तो सरकार ये मेक श्योर करेगी कि वो लोगों के साथ इंगेज करते टाइम किसी भी तरीके का उसके कास्ट के बेस पर, उसके रिलीजन के बेस पर, उसके सेक्स के बेस पर, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके बारे में डील करता है। और किसी भी 14 साल से जो कम उम्र का बच्चा होता है, उसको किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में या किसी हैजार्डस एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई हार्मलेस वर्क है या कोई इनोसेंट वर्क है, तो उसको जो आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिट नहीं करता। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। जो आर्टिकल 25 है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब कि जो लोग हैं वो इक्वली इंटाइटल्ड हैं कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करें, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करें या किसी भी रिलीजन को माने, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई हुई। लेकिन जो राइट टू प्रोपोगेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे का धर्मांतरण कर दें। हाँ, लेकिन कोई इंसान है जो वॉलेंटरीली किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है, तो आर्टिकल 25 में वो दूसरे धर्म को अपना सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये जो आर्टिकल होता है, ये लोगों को अलाउ करता है कि लोग अपनी मनपसंद का, कि लोग रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और जो उनके रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और इन कामों के लिए वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, उसको एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 27। ये आर्टिकल 27 बताता है कि किसी भी इंसान को किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इंसान इस बारे में टैक्स दे। और स्टेट भी ये इंश्योर करेगा कि उसने जो लोगों से बाय वे ऑफ टैक्स जो मनी कलेक्ट की है, उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस या प्रमोशन पर खर्च ना किया जाए। क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट है वो जो टैक्स का पैसा है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या उसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करेगी, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट में जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 28। ये बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो फुली फंडेड हैं बाय गवर्नमेंट, वहाँ पर किसी भी तरीके के जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इम्पार्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट है जिसको किसी ट्रस्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है, तो वहाँ पे रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इम्पार्ट किया जा सकता है। अब आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स,
जो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल 29 है, ये जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। ये बताता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और जिनकी अलग लैंग्वेज है या उनकी अलग स्क्रिप्ट है या उनका कोई खुद का कल्चर है, तो उनके पास ये राइट होता है कि वो उन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें। और जो आर्टिकल 29 होता है, ये दोनों तरह की माइनॉरिटीज होती हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई या रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई, उन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 30, जो बताता है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकती हैं और मॉनिटर कर सकती हैं। और जितने भी जो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनको ग्रांट देते टाइम सरकार इनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 31, जो राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था। लेकिन 1978 में जो 44th अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट के थ्रू इस 31st आर्टिकल को यहाँ से डिलीट कर दिया था और एक नया आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया था। अब जो इसका इफेक्ट था वो ये था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यह फंडामेंटल राइट नहीं रहा था, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक लीगल राइट बन गया था कि अगर ये राइट इन्फ्रिंज होता है तो जो एग्राइड पर्सन था वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता था। उसके बाद आता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल को वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी जो एग्राइड पर्सन है वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए इस आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्शन और कोई भी ऑर्डर इश्यू कर सकती है। और जो ये आर्टिकल 32 है, इसके अंदर 5 तरह की रिट्स होती हैं, जिसमें पहली रिट्स होती है वो होती है हैबियस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडमस, तीसरी होती है प्रोहिबिशन, चौथी होती है सर्टोरी एंड फिफ्थ होती है क्यू वारंटो। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो पहली रिट है, द हैबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। और जो ये रिट है, इस रिट के अंडर जो ऑर्डर इशू किया जाता है, या तो वो किसी जेलर को किया जाता है या किसी पर्सन को किया जाता है जिसने किसी पर्सन को इलीगली अपने यहाँ पर डिटेन कर रखा है। अब जहां पे जिस पर्सन को डिटेन कर रखा है वो जेल भी हो सकती है, और वो कोई पर्सन उसको प्राइवेट कैपेसिटी में भी कर सकता है। और इसको इशू करने के पीछे जो रीजन होता है किसी जेलर को या किसी प्राइवेट पर्सन को, वो ये रीजन होता है कि कोर्ट जानना चाहता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स जो वो पर्सन है उसको कन्फाइन कर रखा है। और जो हैबियस कॉर्पस की रिट है, ये प्रेरोगेटिव रिट होती है, जो सभी एग्राइड पर्सन्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है। इस रिट के अंडर कोई भी एग्राइड पर्सन या उस एग्राइड पर्सन के बिहाफ पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है डायरेक्टली। जो दूसरी रिट होती है वो होती है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। और जो मैंडमस की रिट होती है, ये किसी गवर्नमेंट बॉडी को या किसी सेमी गवर्नमेंट बॉडी को या किसी जुडिशियल बॉडी को, इंफीरियर कोर्ट हो गया, ट्राइब्यूनल हो गए, कोई बोर्ड हो गया और कोई कॉरपोरेशन हो गया, उनको इशू की जाती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी बाय लॉ। और जो ये रिट होती है, ये किसी मैंडेटरी लीगल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए इशू की जा सकती है, ना कि कोई जो डिस्क्रिशनरी फंक्शन होता है उसको करने के लिए। और ये रिट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती। उसके बाद जो थर्ड रिट होती है वो होती है सर्टियोररी। जो ये रिट होती है, इस रिट के अंडर सुपीरियर कोर्ट द्वारा किसी इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ऑर्डर दिया जाता है कि उसके यहाँ पर जो भी कोई मैटर या केस पेंडिंग है उसका रिकॉर्ड उसके वहां पर जो सुपीरियर कोर्ट होती है उसके वहां पर भेजा जाए। और जो इंफीरियर कोर्ट होती है, ट्राइब्यूनल होती है, उसका जो डिसीजन दिया गया है, उसका जो ऑर्डर दिया गया है, अगर उसमें ये पाया जाता है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन या अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया है, तो उसको क्वैश कर दिया जाता है। इसका पर्पज ये होता है कि जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स हैं या ट्राइब्यूनल्स हैं,
वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। और जो ये रिट होती है ये सिर्फ एग्राइड पर्सन होता है उसी के द्वारा यूटिलाइज की जा सकती है, ना कि जो हैबियस कॉर्पस होती है जिसमें कि जो एग्राइड पर्सन होता है उसके बिहाफ पर दूसरा कर सकता है। लेकिन जो सर्टिवरी रिट होती है इसमें जो एग्राइड पर्सन होता है वो ही इस रिट को यूटिलाइज कर सकता है, उसके अलावा इस रिट को उस एग्राइड पर्सन के बिहाफ पर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद जो फोर्थ रिट आती है वो होती है प्रोहिबिशन। ये जो रिट होती है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो इंफीरियर कोर्ट होती है उनको इशू की जाती है, ताकि कोई प्रोसीडिंग जो इंफीरियर कोर्ट के वहां पर चल रही है और वो इसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर फॉल करती है तो उसको रोका जा सके। और जो ये प्रोहिबिशन की रिट होती है ये तभी एप्लीकेबल होती है जब जो इंफीरियर कोर्ट होती है उसने अपना कोई डिसीजन प्रोसीडिंग्स के ऊपर सुनाया नहीं हो। जबकि जो सर्टिवरी रिट होती है वो किसी इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने जब डिसीजन भी सुना दिया है उसके बाद भी इशू की जा सकती है। लेकिन जो प्रोहिबिशन और सर्टिवरी रिट है इसमें जो रेमेडीज एप्लीकेबल होती है वो अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में होती है, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। उसके बाद जो लास्ट रिट होती है वो होती है क्यू वारंटो। इस क्यू वारंटो का मीन होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। और ये जो रिट होती है ये तब इशू होती है जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी पब्लिक ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लेता है। इस रिट का पर्पज ये होता है कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है उस क्लेम की लीगलिटी को चेक करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 33। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को, जितनी भी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, पुलिस फोर्सेस हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, इनके रेफरेंस में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको बाय लॉ रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है। और आर्टिकल 33 के अंडर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ भी बना सकती है कि जिसके अंडर जो ये मार्शल कोर्ट्स होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है उससे बाहर चली जाए, so far as the enforcement of the fundamental rights is concerned। उसके बाद आता है आर्टिकल 34। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जब कंट्री के किसी भी पार्ट में जो मार्शल लॉ है वो एप्लीकेबल है तो वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को इसमें क्लेरिफाई किया है कि अगर किसी भी प्लेस पर किसी भी टेरिटरी में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होती है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट का फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 35। इस आर्टिकल में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा, चाहे उनको इन्फोर्स करने के लिए हो या किसी और चीज के लिए, इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पार्लियामेंट है उसी के पास है, ना कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों ने मेरी इस इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर फर्स्ट एपिसोड इसका देख लें। थैंक यू सो मच।